Welcome to you, Vishal RCM channel. तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस विशाल RCM यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखो, जब मैं RCM में आई थी तो मुझे एक बात बताया गया था कि जो जोर से करते हैं नमस्कार उनके घर में होती है चमत्कार और जल्दी से आती है चमचमाती हुई कार। और मैंने नमस्कार कर करके 3 कार खरीद चुकी हूँ RCM से। किसको चाहिए कार सभी को? एक बार फिर से हो जाए नमस्कार। एक चीज बहुत अच्छा है कि बाहर में पार्किंग का व्यवस्था अच्छा है, तो अगली बार मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने लोग होंगे उतने कार होंगे। बोलना पानी हो सकता है ना? ये नहीं रखना पानी, बिल्कुल हो सकता है, नॉर्मल पानी। हाँ, क्योंकि ऊपर वाले की कृपा से, परमात्मा की एक आशीर्वाद है मेरे ऊपर कि मैंने जो भी सपने देखे ऊपर वाले ने पूरा किया है। सर को बोल दो एक नॉर्मल बिस्लरी रख दो। और आज इस हॉल में मैं यही सपना देख रही हूँ, क्योंकि देखो इस हॉल में मेरा एक सपना तो फुलफिल होता हुआ दिख रहा है। जब मैंने शुरू किया था RCM में तो एक ड्रीम मेरा होता था कि महिलाएं 3-4 मुश्किल से होती भी नहीं थी। कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि जिस सेमिनार में मैं जाती थी अकेले मैं होती थी। तो मेरा एक ड्रीम होता था कि एक समय ऐसा हो कि 50% महिला हो, और आज के समय में तो 85% से ज्यादा महिला है। गामा ओरिजिनल है। मैडम को नहीं पड़ेगा, हमको जरूरत पड़ेगा। अच्छा, कितने लोग हैं जो पहली बार आए हैं ऐसे प्रोग्राम में या पहली बार मुझे सुन रहे हैं? एक बार हाथ खड़ा करेंगे। जब मैं आऊंगा ना तो वाह, ग्रेट, बहुत अच्छी संख्या। एक बार जबरदस्त क्लैपिंग होना चाहिए हमारे मेहमान के लिए। हाँ, बोर्ड पर यही तो प्रॉब्लम हो जाता है। देखिए, पता नहीं आपको मेरे बारे में क्या क्या बताया गया है, क्योंकि ये जो RCM का प्रोग्राम होता है ना, दुनिया की हर जॉब, हर बिजनेस, हर जो ऑक्यूपेशन होती है, जो व्यवसाय होती है, लोग खुद से चुनते हैं। इकलौता RCM ऐसा होता है जो कोई भी खुद से चुनता नहीं है। जबरदस्ती पकड़ के, बहला के, फुसला के, किडनैप करके, इमोशनल ब्लैकमेल करके जैसे तैसे इसमें लाया जाता है। यहाँ है ना? स्टेज पे सब ऐसे ही आए ना? तो आप आ गए हैं यहाँ पे। जो हम करते हैं मेरी मर्जी, और जो खुद की मर्जी नहीं होती है वो परमात्मा की मर्जी। आप यहाँ आए हो, इसका मतलब है परमात्मा ने आपको चुना है एक ऐसे शख्सियत के रूप में जो हिंदुस्तान की दिशा और दशा बदल सकता है। आपको भले नहीं पता हो कि आप क्या हैं, ऊपर वाले को पता है, और इसीलिए आज आप यहाँ पे हैं। और मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, आज आप आए हैं यहाँ भले ही आम बन के, लेकिन इस हॉल से निकलेंगे महान बन के। तैयार हैं? इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे भी ऐसे ही लाया गया था। मैंने भी खुद से नहीं चुना था, जबरदस्ती मुझे भी फंसाया गया था। लेकिन जब मेरे समझ में आया कि मैं किस बेहोशी में थी, मैं किस नींद से थी, उस दिन मैंने जगने का निश्चय लिया। और आज मैं जो यहाँ पे आई हूँ, मैं कोई टीचर नहीं हूँ कि आप लोग को पढ़ाने आई हूँ, कोई ज्ञानी भी नहीं हूँ कि कुछ सिखाने आई हूँ। मैं तो बस खुद जागी हूँ और आपको जगाने आई हूँ। तैयार है? जगने के लिए तैयार है? क्या बोल रहे हैं? अच्छा, जो नए लोग आए हो सोच रहे होंगे कि जग तो सुबह सुबह ही गए थे, नहाया धोया, घर के काम किए, तब यहाँ पहुंची हूँ। नींद में किधर से दिख रही हूँ? वो शायद उसमें आवाज नहीं है। मैं उस नींद की बात कर रही हूँ कर देंगे ना, जिसके बारे में हमें पता ही नहीं होता है। पे क्या है ना, आप जो बोल रहे हैं ना, आपको पता नहीं चला मैं क्या। एक छोटी सी कहानी से मैं आज के प्रोग्राम को शुरू करना चाहूंगी। देखो, आज का दिन बहुत लकी है, क्योंकि बहुत कम ऐसा मौका होता है कि हम दोनों कपल में निकल पाते हैं, और आज हम दोनों आए हैं यहाँ पे। तो माइक रहता है ना। तो आज का जो प्रोग्राम है ये एक ऐतिहासिक प्रोग्राम होने वाला है, आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन लाने वाला प्रोग्राम है। कि नहीं है? तो जिनके पास भी डायरी हो, पेन हो, जरूर नोट करिएगा, क्योंकि हम सोचते तो है कि दिमाग में बातें चली जाएगी, लेकिन वो इधर से जाती, ऊपर वाला ना 2 कान दिया है, इधर से सुनो और उधर से निकालो। तो अक्सर वैसा ही होता है कि इधर से सुनते हैं, उधर से निकल जाता है, लेकिन हम डायरी और पेन पर जो चीज नोट कर लेते हैं वो हमारे लिए फ्यूचर में काम आता है।
तो आज मैं जरूर कहना चाहूंगी कि जिनके पास भी है, जो डायरी पेन लेकर के आए हैं, तो जरूर इसको यूज करिएगा। एक मिनट सर, हैंकी दे दीजिएगा। थैंक यू। एक छोटी सी कहानी के साथ मैं आज के प्रोग्राम को शुरू करना चाहूंगी। ऐसे तो मैं गर्म प्रदेश से हूँ, लेकिन आपके यहाँ 8 दिन से ठंडा में घूम रही हूँ ना, इसीलिए आज ज्यादा गर्मी लग रहा है। एक छोटी सी कहानी से मैं आज के प्रोग्राम को शुरू करना चाहूंगी। एक बार मेढक, जानते हैं आप लोग, फ्रॉग, मेढक बरसात में बहुत फुदकते रहता है इधर से उधर, कभी इधर जाना कभी उधर जाना। एक मेढक था जो बरसात के मौसम में इधर उधर फुदक रहा था। काफी तेज बारिश हो रही थी और उस बारिश की वजह से ठंड का पूरा मौसम हो गया था और मेढक को ठंड लग रही थी और वो अपने आप को उस ठंड से बचाना चाह रहा था। वो चाह रहा था कि कोई ऐसा जगह मिल जाए जहां मुझे थोड़ी सी राहत मिल जाए। वो भागते जंप करते एक घर में पहुंचा। थोड़ा सा अच्छा लगा उसको, लेकिन उसको ठंड लग रही थी। बारिश से तो बच गया, लेकिन ठंड लग रही थी। ठंड से बचने का कोई व्यवस्था खोज रहा था, तो उसने क्या किया, उसे सामने एक बर्तन में पानी दिखा और वो उसमें जंप कर गया, क्योंकि मेढक को तो पानी पसंद होता है ना। तो पानी में वो जंप कर गया और वो पानी थोड़ी थोड़ी गर्म थी। थोड़ी थोड़ी गर्म थी तो मेढक को राहत मिल रहा था, उसे मजा आ रहा था। वो उसमें एंजॉय से तैरना शुरू किया। आप लोग भी मीटिंग, वो मजे ले रहा था। नहीं पीने का, पानी थोड़ी गर्म थी, गला पकड़ लेगा। धीरे धीरे पानी की गर्मी बढ़ने लगी। मीटिंग के बाद क्योंकि जब मेढक जंप लगाया तो उसे पता ही नहीं था कि वो किस बर्तन में जंप लगा रहा है। जिस बर्तन में उसने जंप मारा था वो बर्तन चूल्हे के ऊपर चढ़ा हुआ था। मेढक को ये बात समझ में नहीं आई थी। वो उसमें तैरना शुरू किया। पहले तो उसे अच्छा लगा, आराम लग रहा था, मजा आ रहा था। धीरे धीरे पानी थोड़ी सी और गर्म हुई, गर्मी बढ़ने लगी, लेकिन मेढक कंप्रोमाइज करने लगा। कोई बात नहीं, चलता है, थोड़ी सी तो गर्मी है, बर्दाश्त कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं करके उसी में तैरता रहा। धीरे धीरे पानी की गर्मी इतनी तेज हो गई कि अब उसके बर्दाश्त से बाहर था। और जब उसे लगा कि अब बर्दाश्त नहीं होगा ये पानी की गर्मी मुझसे, तो उसने प्रयास किया कि बाहर निकलते हैं। लेकिन जब तक वो प्रयास कर रहा था उससे बाहर निकलने का, तब तक वो बर्तन इतनी गर्म हो चुकी थी कि मेढक चाह करके भी उससे बाहर नहीं निकल पाया। और फिर उसी में उसकी अंतिम क्रियाक्रम हो गई। कहीं ना कहीं हम जो इंसान है ना, खास करके मैं बात करती हूँ मिडिल क्लास इंसान की। मैंने बात की, आज मैं जगाने आई हूँ। यहाँ से दिल्ली किस चीज से जगाने आई हूँ आपको? ऑनलाइन पे हम मिडिल क्लास इंसान तो यदि आप इतने कंप्रोमाइज भरे जीवन को जी रहे हैं टू वे चलती कि हम भूल ही गए कि जिंदगी क्या थी। हाँ, तो ऐसी कोई ऊपर वाले ने हमें क्या करने भेजा था और हम क्या कर रहे हैं, और इसमें गलती हमारी नहीं है। हम बहुत उम्मीद से, आपके भी मम्मी पापा ने आपको स्कूल भेजा होगा, हमारे मम्मी पापा ने भी भेजा था, और हम भी अपने बच्चों को भेजते हैं, बहुत उम्मीद से भेजते हैं कि बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो कुछ बड़ा काम करेंगे, ये सोच के भेजते हैं ना। चाहे वो वन साइड जाए। लेकिन हमारी जो शिक्षा है, हमारा जो परिवेश है, हमारे स्कूल में ही पढ़ाया जाता है 33 पांव पसारिए जेती लांबी सोर। 4,000 मतलब अगर चादर आपका छोटा है तो पैर मोड़ लो, चादर बड़ा करने का कोई नहीं बताता है। हर कदम पे लोग एक ही चीज बताते हैं, समझौता करो, कंप्रोमाइज करो, जो मिला उसी में जीना सीख लो, जो है जैसा है इसी में रहो, इससे बेहतर तुम कर सकते हो, ये तो कोई बताता ही नहीं है। अब ये है कि ये जबकि ऊपर वाले ने जब इंसान को धरती पे भेजी, ऐसा कोई आदमी देखो ऊपर वाला पूरी पृथ्वी का रचना करके इंसान को भेजा धरती पे, है कि नहीं? पहले नदी बनाए, झरने बनाए, पहाड़ बनाए, पेड़ पौधे, फूल फल, अनाज, पशु पक्षी सबको बना दिया। उसके बाद इंसान को भेजा, अब तुम खाओ पियो एंजॉय करो, हमें चढ़ने के लिए, सवारी करने के लिए घोड़े गधे खच्चर सब पहले भेज दिए। उसके बाद हमें भेजा आई है क्या कि तुम जाकर के धरती पे रॉयल लाइफ जीना, अच्छा, एक ऐसे जीवन को जीना जो जीवन देवताओं के जैसा हो। लेकिन हम इंसान धरती पे आके कर क्या रहे, जैसे तैसे अपने जीवन को काट रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी उस मेढक के भांति जिस पानी में डूबे हुए हैं, पता ही नहीं है कि वो पानी पतीले पे चढ़ा है, क्या नाम हो जगह का, उसके नीचे से आंच आ रही है।
हरिद्वार थोड़ा सा आगे पड़ और मैं आज जो यहाँ पे आई हूँ आपको इसी नींद से जगाने आई हूँ। तैयार है? तो हम लोग क्या करें, हरिद्वार निकल गए, देखो हमारे यहाँ जब योजना चलती है ना, सरकारी योजनाएं, फिर वहाँ से वहाँ से लाल कार्ड, बिपिन जी आ गए। गरीबी रेखा में नाम, ठीक है, तो आयुष्मान भारत, पता नहीं कितने कितने योजनाएं चलती है। मैया, हमारे यहाँ चलता है मैया योजना, वृद्धा पेंशन, बहुत सारी सरकारी योजनाएं चलती है। जब ऐसी योजनाओं का हमें पता चलता है ना, तो जिनके पास कैपेबल है, मैं देखती हूँ जो कैपेबल है वो भी अपने एरिया के नेताजी को खुश करते हैं कि मेरा नाम गरीबी के कार्ड में आ जाए। करते हैं ना, जुगाड़ लगाते हैं ना। गरीबी के कार्ड में नाम लिखाने के लिए लोग कुछ भी जुगाड़ करने को तैयार है। मैं आज आई हूँ आपका अमीरी के कार्ड में नाम लिखाने के लिए। तैयार है? एक्शन का है। एक्शन। और बाहर में जो एंट्री फीस लगी है ना, वो अमीरी के कार्ड में नाम लिखाने का ही लगा है। एक तो डिपेंडिंग है, तो कोई परेशानी तो नहीं है ना? तैयार है अमीर बनने के लिए? डिपेंडेंट। मैं आज वो रास्ता लेकर के आई हूँ आपके बीच में कि कैसे आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। थोड़ी सी मैं अपने स्टोरी के साथ बात को रखना चाहती हूँ। नाम कल्याणी मिश्रा, बोकारो स्टील सिटी झारखंड की रहने वाली हूँ और मेरी उम्र है 18 साल। एक्शन अच्छा, हंसी आ रही है लोगों को, क्योंकि लोगों को पता है कि 20 साल की तो मेरी बेटी है। जैसे कहा लेकिन मैं इसलिए मानती हूँ कि मेरी उम्र है 18 साल, क्योंकि 18 साल पहले मुझे इंसानों जैसा जीवन जीने का मकसद मिला। नहीं कंप्यूटर उस दिन मुझे समझ में आया कि इंसान कैसे जीते हैं। जब तक आपके जीने का कोई मकसद ना हो, जब तक आपके जीवन से कुछ लोगों का भला ना हो, जब तक आपके किए हुए कामों से लोगों की जिंदगियों में परिवर्तन नहीं आता हो, तब तक इंसान बनने का फायदा क्या? ऊपर वाले ने 84 लाख योनि के बाद मानव जीवन में भेजा है हमें। सुना है आप लोगों ने? मैंने ऐसा सुना है। 84 लाख योनि के बाद अगर हम मानव जीवन में आते हैं और तब भी हम जैसे तैसे जीवन को जी रहे हैं, बस वही सुबह से शाम तक खाना खाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, बच्चे पालना, बुढ़ापे में एक दिन खटिया पे बैठ के इंतजार करना कब ऊपर वाले का बुलावा आए, तो आदमी बनना ही क्यों था? इससे अच्छा तो उल्लू गधा बंदर कुछ भी बने रहते, कम से कम 8-10 साल में निपट लेते। 100 साल की जिंदगी और अगर जीवन का कोई मकसद ना हो तो फायदा क्या ऐसे जीवन का? जब आरसीएम मेरे लाइफ में नहीं था, मैं एक ऐसे जीवन को जी रही थी जहां मेरे जीवन का कोई मकसद मुझे नहीं दिख रहा था। काम की बात करूं, हाउसवाइफ, गृहिणी, होम मेकर, जो कह लीजिए, हिंदुस्तान का एक ऐसा काम जिसका ना कोई नाम है, ना दाम है, ना इनाम है, और 24 घंटे करते रहना पड़ता काम है। हम महिलाओं को रात में सपने में भी यही आता है कि सुबह उठ के करना क्या है, कपड़े कितने धोने हैं, बर्तन कितने धोने हैं, कोई त्योहार आ गया तो पकवान क्या बनाने हैं, गेस्ट कौन कौन आएंगे, उनको उपहार में क्या देना है। नींद में भी यही सब चलते रहता है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर एक गृहिणी से पूछो कि करती क्या हो, तो बोलती है कुछ नहीं करते, घर में तो रहते हैं। अच्छा, घर वाले भी बोलते हैं कि कुछ नहीं करती है, घर में ही रहती है। आपके बगल में कोई महिला अगर किसी के घर में झाड़ू पोछा करने जाती है ना, तो लोग बोलते हैं मैडम काम करने गई है। वो खुद भी बोलती है काम करने गए हैं, और खुद के घर में दिन भर में अगर 5 बार भी झाड़ू पोछा लगा लो तो घर वाले बोलते हैं कोई काम ही नहीं है, दिन भर झाड़ू पोछा करती रहती है। सुनने को मिलता है कि नहीं? मेरी भी ऐसे ही जीवन थी, ऐसे ही लाइफ को मैं जी रही थी, जहां सुबह से लेकर शाम तक घर के काम तो करती थी, लेकिन डेली एक ही झमेला। खुद को भी लगता था कुछ नहीं कर रहे, घर वालों को भी लग रहा है कुछ नहीं कर रहे, ऊपर से हमेशा एक नई परेशानी। कभी दाल में नमक ज्यादा हो गई, कभी चाय फीकी हो गई, कभी सब्जी में स्वाद नहीं बना, कभी चीनी कम हो गया, कभी मिर्ची ज्यादा हो गई। होता है ना ऐसा? मेरे लाइफ में भी वही चल रहा था। लेकिन एक जुनून थी, एक आग थी, एक चाहत थी। मुझे लगता था कि जब मैं इंसान बन के आई हूं तो ये जीवन तो नहीं जीना है, कुछ तो ऐसा करना है लाइफ में कि ये मेरा जो जीवन है, मेरा जो नाम है, एक पहचान बन जाए, एक सम्मान बन जाए। और जिस दिन मैं इस धरती से जाऊं तो कम से कम 1000 लोग तो मेरे लिए रोने वाले होने चाहिए, मजबूरी में किसी को नहीं लाना पड़े। लेकिन जो मेरी एजुकेशन थी,
जो मेरा जगह था, मेरे पास वैसा कुछ काम नहीं दिख रहा था। मैं अगर मेरे एजुकेशन की बात करूं तो TTMP की एजुकेशन है मेरी, यानी टान टून के मैट्रिक पास। इस एजुकेशन में तो कोई बहुत अच्छा काम भी मिलने वाला नहीं था। अगर कुछ करने का भी सोचती तो सबसे पहले बात ये आती थी कि अगर मैं घर छोड़ के निकलूं काम करने के लिए तो मेरे पीछे मेरे परिवार का देखभाल कौन करेगा, सास ससुर को खाना कौन खिलाएगा, पति देव का ख्याल कौन रखेगा, बच्चों को कौन देखेगा। ये सोच करके कभी सोचती ही नहीं थी कि कुछ करूंगी। लेकिन एक बदलाव आया मेरे जीवन में। कहते हैं ना कि जब आप शिद्दत से कुछ चाहते हो ऊपर वाले से, ऊपर वाला आपको आपकी चाहत से मिलाता जरूर है। चाहने में शिद्दत होना चाहिए। अच्छा, यहाँ बैठे मैं देख रही हूँ कई लोगों के चेहरे पे मुस्कान आ रही है। लोग सोच रहे होंगे कि कॉलेज में तो बगल वाली लड़की को चाहे थे, मिली ही नहीं। तो भैया मैं बोलना चाहती हूँ कि शिद्दत से चाहा नहीं आपने, शिद्दत से चाहते तो मिल जाती। क्यों बोल रही हूँ, ये मेरा खुद का अनुभव है। मैं जिस जीवन को जी रही थी, जिस घर में मैं जी रही थी, जो मेरा परिवेश था, देखो जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे बताया गया था कि सर सिविल इंजीनियर है, कोलकाता महानगर में रहते हैं। मैं एक छोटे शहर की थी। मुझे सुनने में बड़ा अच्छा लगा कि बड़े शहर में है तो सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन जब कोलकाता महानगर में मैं पहुंची, जो वहां पे महानगरों में एक मिडिल क्लास फैमिली की जो लाइफ होती है ना, जानवर से भी बदतर लाइफ होती है। उपाय नहीं है हमारे पास, व्यवस्था नहीं है हमारे पास, इसलिए हम अपने घरों को छोड़ करके अपने घरों से हजारों किलोमीटर दूर बड़े शहरों में जाते हैं ताकि कुछ इनकम कर सके, अपने घर का जीवन यापन कर सके। इसीलिए जाते हैं ना। सर बिहार के रहने वाले थे, कोलकाता में रहते थे। जब मैं शादी होकर के गई, एक सिंगल रूम का घर था मेरा, 7 आदमी का परिवार था। उसी एक रूम में नहाना, खाना, उसी में खाना बनाना, उसी में सोना, सब कुछ एक रूम में होता था। सास ससुर देवर, हम दोनों पति पत्नी, सब उसी रूम में रहते थे। सोने के लिए व्यवस्था कुछ ऐसी बनाई गई थी कि बेड को इतने हाइट पे लगाया गया था, मतलब मैं उस पर चढ़ नहीं पाती थी, टेबल लगा के मुझे चढ़ना पड़ता था। इतने हाइट पे बेड था, कुछ लोग ऊपर सोते थे, कुछ लोग बेड के नीचे सोते थे। अच्छा, जिस मोहल्ले में मैं रहती थी, सर जिस मोहल्ले में रहते थे, उस मोहल्ले का सबसे बड़ा घर सर के पास था, हमारे पास था। तो बाकी लोग कैसे रहते होंगे सोच सकते हैं। और लोग खुश हैं उसमें, आज भी बहुत सारे लोग वहां पे हैं। मैं भी खुश थी क्योंकि कहीं ना कहीं उस मेढक की तरह पता ही नहीं चल रहा था कि कौन से जीवन को जी रही हूं। मुझे भी लग रहा था अच्छा है। क्यों लग रहा था? देखो जब हमारी शादी होती है ना, रात भर पंडित जी कितने मंत्र पढ़ाते हैं, कौन कौन से भगवान का पूजा कराते हैं, पता ही नहीं चलता है। एक भी मंत्र याद है क्या किसी को? किसी को नहीं याद है ना। लेकिन जब शादी हो जाती है, विदाई होने लगती है, तो मम्मी एक बात धीरे से कान में बोलती है, बेटा ये जो नमूना पकड़ के लाए हैं, ये जैसा है आज से तुम्हारा है, संभाल लेना। और हम लोग संभालते रहते हैं। तो बस मैं भी संभाल रही थी। लेकिन जब मेरी बिटिया का आना हुआ, बहुत खुशकिस्मत मानती हूँ अपने आप को कि ऊपर वाले ने इतनी प्यारी बिटिया मुझे दी है। ऐसे देखो, मुझे तो लगता है कि आज मैं अपने आप को बहुत लक्की मानती हूँ कि इतने अच्छे पति दिए हैं जिन्होंने मेरे सारे सपनों को पूरा किया। इतने अच्छे बच्चे हैं जो कि एक बोलते हैं ना संस्कारी, प्राउड के साथ बोल सकती हूँ कि वो बच्चे हैं मेरे। लेकिन प्राउड मैं इस बात का करती हूँ कि आरसीएम के माहौल में होने की वजह से हुई। जब मेरी बिटिया आई मेरे जीवन में, मैंने एक फ्रॉक बेटी के लिए पसंद किया। मुझे पसंद आया, मैंने सर को बोला ये फ्रॉक मैं लेना चाहती हूँ। सर ड्यूटी के लिए निकल रहे थे, बोले कि शाम में आऊंगा। ठीक है, तुमने पसंद कर लिया ना, शाम में आऊंगा तो चल के ले लूंगा साथ। बोले हैं आप? शाम में जब हम लोग गए वो कपड़ा लेने के लिए, तो मेरी नजर फ्रॉक पे थी, सर की नजर प्राइस टैग पे थी, और उस फ्रॉक की कीमत थी 500 रुपए। सर ने जब उस फ्रॉक को देखा तो सर बोले ये अच्छा नहीं है, बच्ची छोटी
क्वालिटी है, उसको कंफर्टेबल नहीं लगेगा, मजा नहीं आएगा उसको पहनने में। मेरे समझ में आ गया कि बंदे के जेब में पैसा नहीं है। अच्छा, हम लोग समझ जाते हैं ना, महिलाएं समझ जाती है कि पतिदेव की स्थिति क्या है, बोलती नहीं है। मैंने भी बोला कि हाँ ठीक है, फिर कोई दूसरा आप पसंद कर लीजिए अपनी मर्जी से। सर ने एक फ्रॉक पसंद की जिसकी कीमत थी 100 रुपये। मैंने बोला ठीक है, ओके, लेकर के आ गई उस दिन वो कपड़ा। लेकिन उस दिन मैंने अपने आप से एक सवाल किया कि जिस बच्ची को मैं मेरे पसंद का कपड़ा तक नहीं पहना सकती हूं, उस बच्ची को मैं फ्यूचर में जीवन क्या दूंगी? और अगर एक बेहतर जीवन मैं नहीं दे सकती हूं, तो उस बच्चे को धरती पे लाने का मेरा अधिकार क्या था? देखो, अमीर बनना तो शुरू से चाहते थे। मैंने बोला ना, शिद्दत चाहिए। उस दिन मेरे पास एक कारण था कि जो जीवन मैं जी रही हूँ वो जीवन मेरी बच्ची नहीं जिएगी। उससे पहले मुझे लग रहा था मैं बहुत अच्छे जीवन को जी रही हूँ, सभी तो ऐसे ही जीते हैं। इस लाइन में लेकिन उस दिन मेरे अंदर से आवाज आई, ये नहीं चाहिए, मेरी बच्ची तो ऐसा जिंदगी जिएगी कि जब जो चाहे वो करने की उसके पास आजादी हो। ये मैडम, और उसके बाद हमने तलाश किया कि भाई कैसे अमीर बन सकते हैं। साथ दे रही है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब कुछ करना होता है ना, तो अगल बगल से सलाह लेने जाते हैं। और हमारे हिंदुस्तान में ना रायचंद बहुत होते हैं, पता हो या नहीं पता हो जवाब जरूर देंगे। अभी देखो, आप इस हॉल से बाहर निकलो, आप लोगों को जाके बोला आरसीएम के मीटिंग में गए थे, 5 आदमी तो आपको मिल जाएंगे जो बोलेंगे अरे आरसीएम मुझे भी पता है, मैंने भी ज्वाइन किया था, वो काले रंग का बैग होता था, कुछ कपड़ा होता था, कुछ नहीं होता है, पैसा वैसा नहीं आया, मैंने छोड़ दिया। मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? मैं अभी 8 दिन से घूम रही हूँ उत्तराखंड में, और हमने जिस जिस दुकान पे चाहे खाना खाया या मार्केटिंग की, हमने चर्चा किया, 90% दुकानदार का यही जवाब था कि हम तो जानते हैं आरसीएम को। लेकिन मैंने यही बोला कि अगर आप जानते हैं आरसीएम को तो यहां थोड़े होते, आप भी स्टार भी होते। ऐसे ही लोग मिलते हैं। जब हमने बोला कि अमीर बनना चाहते हैं, क्या करना होगा, तो अगल बगल के लोग अपने अपने हिसाब से समझाने लगे। सर के एक रिश्तेदार थे, वो मेडिकल फॉर्म में काम करते थे, उनकी मेडिकल की होलसेल दुकान थी। सर के फैमिली में सबसे ठीक ठाक आदमी थे, तो जिनके पास पैसा होता है लोग समझते हैं उनके पास बुद्धि भी ज्यादा होता है, लोग उनसे सलाह लेते हैं ना। तो वो सर को सलाह दिए कि देखो मेडिकल के रिटेल काउंटर में बहुत पैसा है। तो हमने कुछ जमा पूंजी निकाली, मेडिकल का रिटेल काउंटर खोला। जब रिटेल काउंटर खोला तो कस्टमर ही नहीं आ रहा था। भैया कस्टमर कैसे आएगा? तो फिर उन्होंने बोला कि डॉक्टर बिठाओ तो कस्टमर आएगा। डॉक्टर से बात करने गए तो डॉक्टर बोला आपके पास जाके मैं समय क्यों बर्बाद करूं, आपके पास तो कस्टमर नहीं है। फिर लोगों ने सलाह दिया नर्सिंग होम स्टार्ट कर लो, पेशेंट भी आएगा, डॉक्टर भी आएगा और दवा भी सेल होगा। तो फिर हमने कुछ जुगाड़ लगाया, इधर उधर से कुछ कर्जे वर्जे लिए और नर्सिंग होम स्टार्ट किया। साथ साथ सर बैंकिंग की तैयारी कर रहे थे, ऊपर वाले की कृपा से सर को बैंक में जॉब भी लग गई। तो अभी हमारे पास सर बैंक में जॉब कर रहे थे, नर्सिंग होम थी, मेडिकल स्टोर थी। नतीजा ये था कि सुबह से लेकर रात तक अरे मेरे मोबाइल में ना सर मशीन की तरह काम करते थे। यहाँ पर 2 बटन था, न खाने का ठीक, न सोने का ठीक, क्या मिल रहा है कैसे मिल रहा है कुछ नहीं पता। सुबह उठ के पहले नर्सिंग होम जाओ, मेडिकल स्टोर को संभालो, फिर बैंक जाओ, फिर वहां से आओ, फिर नर्सिंग होम जाओ, फिर वहां के हालात देखो। और इतना सब करके आने के बाद कभी आके जब सोते थे तो आधी रात में कभी कभी पेशेंट आ जाता था, और आधी रात में उठ के जाना पड़ता था पेशेंट को देखने के लिए, डॉक्टर को लाने के लिए। उनको बैग देना। और जब तक पेशेंट हमारे यहाँ एडमिट होता था ना, यहाँ से होता था, पेशेंट के गार्जियन से ज्यादा तो हम लोग टेंशन में होते थे, अपना मोबाइल, क्योंकि नया अपना नर्सिंग होम में ठीक होके जाएगा तब तो दूसरा पेशेंट आएगा। कल परसों तो कई बार हम लोग मानता कर लेते थे, व्रत त्योहार भगवान जी नारियल चढ़ाएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, ये चले जाए। तो कई बार तो 2-2 दिन की फास्टिंग हो जाती थी इसी नाम पे कि सही सलामत यहाँ से चला जाए। और इतनी शिद्दत से पेशेंट को ठीक करके भेजने के बाद जब बिल बनाने का टाइम आता था, जैसे ही बिलिंग होती थी, रिलीज का टाइम आता था, तो एरिया के कोई दादाजी, कोई नेताजी, कोई डॉन फोन करते, मेरा बंदा है कुछ
डिस्काउंट कर देना। अभी सबको बैग जानना, कैसे जाओगे बैग? और ये ट्रेडिशनल बिजनेस की मजबूरी है। कुछ लोग हैं क्या यहाँ पे जो ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं, किसी भी तरह का दुकान या बिजनेसमैन कोई है क्या? कुछ लोग हैं तो ट्रेडिशनल बिजनेस की मजबूरी को समझते होंगे। पानी में रहना है तो मगरमच्छ से बैर नहीं करते हैं, तो आपको नहीं चाहते हुए भी वैसे सिचुएशन में देना पड़ता है। मोटा मोटी हालात ऐसे थे कि महीने के लास्ट में जब हिसाब होती थी तो पता चलता था इनकम जितना आया उससे ज्यादा खर्चा हो गया। मतलब हालत और पहले से बदतर होते जा रही थी, स्थिति और खराब होते जा रही थी। कहां तो चले थे अमीर बनने, लेकिन स्थिति तो और उल्टा हो गई थी। धीरे धीरे सिचुएशन कुछ ऐसा हुआ कि एक साड़ी भी खरीदने के लिए सोचना पड़ता था। मुझे भी अंदर से लगने लगा था कि कहां तो मैं चली थी अपनी बेटी को ऐसा जीवन देने कि उसके लाइफ में कोई कमी ना हो, और मैं ऐसे जीवन में पहुंच गई हूं कि उसको एक अच्छी स्कूल में एडमिशन तक नहीं करा पा रही हूं। मैंने बोला था जब शिद्दत से आप कुछ चाहते हो, ऊपर वाला आपको आपकी चाहत से मिलाता जरूर है। ठीक उसी वक्त मेरे नर्सिंग होम में ही एक पेशेंट आया। 7-8 दिन के लिए वो पेशेंट एडमिट थी हमारे यहाँ। आते जाते उसके देवर की सर से दोस्ती हो गई, और वो दोस्ती किया ही था इसलिए क्योंकि वो सर को आरसीएम में फंसाना चाहता था। तो वो बार बार सर को आरसीएम बता रहा था। सर की समझ में नहीं आ रही थी। सर ने एक दिन परेशान होकर बोले कि जाओ घर में भाभी बैठी रहती है, अगर उसके समझ में आ गया तो कर लेगी। वो बंदा मेरे पास आया, 1 घंटे तक उसने मुझे आरसीएम के बारे में बताया। वो बार बार एक ही चीज बोल रहा था कि आरसीएम में इसमें आकर के दुकान बदल करके आप करोड़पति बन सकते हैं, आप अमीर बन सकते हैं, आप गाड़ी खरीद सकते हैं, बंगले खरीद सकते हैं, आपके सपने पूरे हो सकते हैं, विदेश घूम सकते हैं। और मेरे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। 1 घंटे के बाद उसने पूछा भाभी जी कुछ समझ में आया? तो मेरा जवाब तो कुछ भी समझ में नहीं आया। क्यों समझ में नहीं आया? क्योंकि आम आदमी को बड़ी बड़ी बातें जल्दी समझ में नहीं आती है। आज गुरुकुल में बैठ के हम सब के आदरणीय माननीय टीसी सर के बारे में एक जबरदस्त क्लैपिंग चाहूंगी मैं सर के लिए। सर बोलते हैं कि नए भारत का हम निर्माण कर रहे हैं, हमारे समझ में नहीं आता है। क्योंकि सर जिस बात को बोलते हैं वो देवताओं की बात है। वो देवताओं के नजरिए से धरती को देखते हैं। हम तो अभी तक अच्छे से इंसान भी नहीं बने हैं, हमारे समझ में उनकी बातें आती ही नहीं है। बड़ी बड़ी बातें आम इंसान को जल्दी समझ में नहीं आती है, मेरे समझ में भी नहीं आया। लेकिन वो बंदा उस दिन ठान के आया था कि आज तो फंसा के जाना है। लास्ट में उस बंदे ने कही कि आप अगर इस सिस्टम से जुड़ के एक साबुन खरीदते हैं तो आपके अकाउंट में 1 रुपया आएगा। और ये 1 रुपया मुझे फटाफट समझ में आ गया, क्योंकि मैं एक आम गृहिणी थी और हम लोग गुल्लक में पैसे जमा करते हैं ना। कितने लोग हैं यहाँ पे जो गुल्लक में पैसे जमा करते हैं? अच्छा देखो, महिलाओं का ही हाथ ज्यादा खड़ा हो रहा है, एक भी पुरुष ने हाथ नहीं खड़ा किया। एक भी पुरुष साथ ही नहीं करते हैं, क्योंकि ये लोग ना 2 रुपए 4 रुपए की वैल्यू नहीं समझते हैं। हमें पता है कि जब गुल्लक में हम पैसे जमा करते हैं और जिस दिन गुल्लक तोड़ते हैं उस दिन लगता है कुबेर का खजाना मिल गया। मैंने तुरंत जोड़ा कि एक साबुन पे अगर 1 रुपया मिलता है, जिस रफ्तार से मेरे घर में खर्च हो रही है, महीने से 4-5 पीस साबुन का खर्चा मेरे घर में था। आपके घर में भी होता है क्या? नहाने का साबुन 4-5 पीस खर्च हो जाती थी। मैंने सोचा इसी रफ्तार से अगर खर्च हुई तो मेरे बुढ़ापे तक 1 लाख साबुन तो जरूर खर्च हो जाएगा। पूरे जीवन में 1 लाख कमाऊंगी, ये सोच करके इस सिस्टम को मैंने शुरू किया था। आज के समय ये सिस्टम मुझे महीने का 5 लाख प्लस दे रहा है। आप जितना सोच सकते हो उससे कई गुना ज्यादा देने की क्षमता इस सिस्टम के अंदर है। सोचना शुरू करना पड़ेगा। तैयार है सोचने के लिए? मैंने मेरे जीवन के बारे में बताया। जब मैं इस सिस्टम में नहीं थी, एक साड़ी खरीदने के लिए भी सोचना पड़ता था। आज के समय सोना खरीदने के लिए भी सोचना नहीं पड़ता है, जब जो चाहूं खरीद सकती हूं। जब मैं इस सिस्टम में नहीं थी,
सवारी के नाम पे हमारे पास एक गाड़ी हुआ करता था, लूना का मोपेड, 3rd हैंड गाड़ी था वो, पैडल मारने से स्टार्ट होती थी। किसी को पता है क्या वैसे गाड़ी के बारे में? अच्छा, कुछ मैम लोग को पता है। चलो, वो गाड़ी पैडल मारने से स्टार्ट होती थी, 3rd हैंड थी, साइकिल टाइप की। जब उसको लेकर के हम लोग रोड पे जाते थे तो कई बार वो बीच रास्ते में रुक जाती थी और मुझे उतर के पीछे से धक्का देना पड़ता था। ऐसे मेरी जीवन चल रही थी। आज के समय मेरी जो भी सफर होती है, इसके ऑन करना अपने मोबाइल को, या तो हवाई जहाज में होती है या एसी फर्स्ट क्लास में होती है। जहां इन दोनों का सुविधा नहीं है वहां अपने कार में फुल एसी चला के होती है। ये आरसीएम की देन है। जब मैं इस सिस्टम में नहीं थी तब की मैं बात करूं तो मेरे घर का क्या बजट था, महिलाएं आराम से समझ जाएंगी। 7 आदमी के परिवार में महीना में 1 लीटर तेल हमारे घर में खर्चा होता था। हेल्थ कॉन्शियस नहीं थे, बजट कॉन्शियस थे। नेटवर्क हो गया। तो समझ सकते हैं कि मेरे घर में कितना पकवान बनता होगा। आज के समय दुनिया की महंगी से महंगी डिश भी खा सकती हूँ। ये पावर मुझे आरसीएम ने दिया है। चाहते हैं ऐसा जीवन? कितने लोग चाहते हैं? सभी चाहते हैं। शिद्दत से कितने लोग चाहते हैं? अच्छा, शिद्दत से चाहने के लिए क्या करना पड़ेगा मैं थोड़ा सा बताऊंगी, और आज सर उसके बारे में ज्यादा बताएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इससे आगे का नेक्स्ट भाग में दिखाया जाएगा। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू। जय आरसीएम।